नमस्कार फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। महंगाई की मार और अब आरबीआई का एक्शन। लगातार बढ़ती महंगाई से चिंतित भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को 4% से बढ़ाकर 4.40% कर दिया। यानी आपका लोन महंगा होने वाला है और आपको ज़्यादा ईएमआई देनी होगी। 2 और 3 मई के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की आपात बैठक हुई, जिसमें यह फैसला लिया गया। आरबीआई गवर्नर शक्तिदास ने आज कल बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी। मॉनेटरी पॉलिसी की मीटिंग हर 2 महीने में होती है। पिछली मीटिंग 6 और 8 अप्रैल को हुई थी। पिछली बार 22 मई 2020 को रेपो रेट में बदलाव हुआ था। तब से ये 4% के ऐतिहासिक हिस्टोरिकल लो लेवल पे बना हुआ था। जबकि रिवर्स रेपो रेट वह रेट होता है जिस पर आरबीआई से बैंकों को कर्ज मिलता है, जबकि रिवर्स रेपो रेट वह दर होती है जिस दर पर बैंकों को आरबीआई के पास अपना पैसा रखने पर ब्याज मिलता है। जब आरबीआई रेपो रेट घटाता है तो बैंक भी ज़्यादातर समय ब्याज दरों में कम करते हैं, टाइम डिपॉजिट्स पे अपने रेट कम करते हैं। इसका मतलब है कि ग्राहकों को दिए जाने वाले लोन की ब्याजें का जो रेट होगा वह कम होता है, साथ है ईएमआई कम हो जाएगी। जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके लोन्स पे कम होंगे तो नेचुरली आपको ईएमआई कम देनी होती है। इसी तरह से जब रेपो रेट में बढ़ोतरी होती है तो ब्याज दरों में बढ़ोतरी के कारण ग्राहकों का जो लोन रेट होता है वो महंगा हो जाता है और उन्हें बढ़े दरों को पर लोन लेना जरूरी होता है, मजबूरी हो जाती है। 0.40% ब्याज बढ़ने से भी फर्क पड़ेगा और एक अच्छा खासा फर्क पड़ने वाला है। सीआरआर में भी 0.50% की बढ़ोतरी हुई है। आरबीआई ने कैश रिजर्व रेशियो को भी 0.50% की बढ़ोतरी का फैसला कर इसे 4.5% कर दिया है। सीआरआर वह राशि होती है जो बैंकों को हर समय भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखनी होती है। यदि सेंट्रल बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सीआरआर को बढ़ाने का फैसला करता है तो बैंकों के पास डिसबर्सल की उपलब्ध राशि कम हो जाती है। सीआरआर का इस्तेमाल सिस्टम से लिक्विडिटी को कम करने के लिए किया जाता है। आरबीआई का यह फैसला सरप्राइजिंग है। आरबीआई को इस तरह से अचानक ब्याज दर बढ़ाना बाजार के लिए काफ़ी सरप्राइजिंग रहा है। इस फैसले से सेंसेक्स करीब 1300 पॉइंट गिरकर 55,700 के करीब पहुंच गया। मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा ने कहा कि मार्केट के लिए काफ़ी खराब है। आरबीआई को अचानक इस तरह का फैसला नहीं लेना चाहिए था। सीनियर इकोनॉमिस्ट बृंदा जागीरदार ने कहा कि महंगाई के बढ़ने की वजह से आरबीआई को यह फैसला लेना पड़ा। फ्रेंड्स, इसके बाद चमत्कार धमाका एलआईसी का पहला दिन 16.2 करोड़ शेयरों के से 10 करोड़ से ज़्यादा पर बिडिंग, पॉलिसी होल्डर्स का कोटा करीब 2 गुना भरा। एलआईसी आईपीओ को अपने पहले ही दिन बम्पर ओपनिंग मिली। देश का अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ सुबह 10 बजे सब्सक्रिप्शन के लिए जब खुला और ये 64% सब्सक्राइब हो चुका है। पॉलिसी होल्डर के लिए रिजर्व किया गया कुल शेयर्स का 10% हिस्सा ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया। इसका मतलब कि इस कोटे के तहत 1.9 टाइम्स की बिडिंग की जा चुकी है। 16,20,78,067 शेयर बिक्री के लिए रखे गए थे और 10 करोड़ से ज़्यादा शेयर्स के लिए बोली मिल चुकी है। कर्मचारियों के लिए रिजर्व हिस्सा भी पूरा सब्सक्राइब हो चुका है। वहीं रिटेल निवेशकों का 57% सब्सक्राइब हो चुका है। निवेशकों को 9 मई तक पैसा लगाने का मौका है। कंपनी के शेयर आईपीओ के बंद होने के एक सप्ताह बाद 17 मई को शेयर बाजारों में लिस्टेड होंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट एलआईसी के आईपीओ से 21,000 करोड़ रुपए इकट्ठा करना चाहती है। आईपीओ के तहत सरकार कंपनी में 22.13 करोड़ शेयर की बिक्री कर रही है। इसके लिए मूल्य राशि 902 रुपये से 949 रुपये प्रति शेयर तय किया गया है। और जो अब इसके बाद एलआईसी के आईपीओ के बाद नंबर आईडीबीआई बैंक के प्राइवेटाइजेशन का और फिर वो 2 नेशनलाइज बैंक जो कतार में हैं
प्राइवेटाइजेशन होने के लिए। और जब LIC का IPO आ गया तब यूनियंस हो हल्ला कर रही हैं। हालांकि उनका एक तरह से मूक रहना ही उनके इस बात का इशारा करता है कि वो जानते हैं कि सरकार उनकी बातों को अनदेखा अनसुनी कर रही है। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ।